So today we'll talk about drug induced tubulointerstitial nephritis. ड्रग इंड्यूस मतलब किसी ड्रग के कारण हो रहा है, और ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है मतलब ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम को फर्क पड़ रहा है, इसमें ग्लोमेरुलस का रोल नहीं होता। हमने अभी तक ग्लोमेरुलोपैथीज पढ़ी थी, उनकी ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम आती थी, कोई ना कोई मेम्ब्रेन में, ग्लोमेरुलर बेसिन मेम्ब्रेन में, पोडोसाइट्स में, लेकिन इसमें क्या होता है ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम में फ़र्क आता है। इसमें क्या होता है एडवर्स रिएक्शन होती है, वो ड्रग हम बोलते हैं वो सूट नहीं करती हमें ड्रग, मतलब उसमें एडवर्स रिएक्शन हो जाती है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर लोगों में कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं जिनमें फ़र्क पड़ता है। पहली है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेनिसिलिन। काफ़ी लोगों में इसमें एलर्जी हो जाती है। पेनिसिलिन हो गई, डायूरेटिक्स हो गए, मेन मैं आपको बस 2-3 बता रही हूँ। पेनिसिलिन, डायूरेटिक्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये। इन सब से क्या होता है कि एडवर्स रिएक्शन होता है कई लोगों में, सब लोगों में नहीं होता, कई लोगों में होता है। ये वाली जो दवाइयाँ हैं ये किन में इफेक्ट होता है, या तो उनका जेनेटिक्स में प्रॉब्लम, जो दवाइयाँ हैं अगर हमने उनको ज़्यादा डोज में पहले देना है, मेन जो है उनको हम क्या करते हैं पहले स्किन पे टेस्ट करते हैं। हम लोग स्किन में थोड़ी सी अमाउंट उसकी डाल के देखते हैं कि हम देखते हैं वहाँ पे रैश होता है या कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आती है एलर्जी की, तो फिर हम वो दवाई नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग उसको देने से पहले स्किन पे टेस्ट करते हैं। अब ये हेरिडिटरी भी होता है, जेनेटिकली हेरिडिटरी भी होता है। दूसरा है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब है कि अनयूजुअल सी रिएक्शन होना, मतलब नॉर्मली ज़्यादातर पॉपुलेशन लगा लो 89% पॉपुलेशन में ये जो चीज़ है ये नॉर्मल इफेक्ट करती है, लेकिन वो 10% या 11% लोगों में वही चीज़ में एलर्जी क्यों कर देती है कि 100 में से एक इंसान को ही ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है। तो दैट इज़ इडियोसिंक्रेसी की अनयूजुअल सी रिएक्शन होना कई लोगों में। अब अगर ये रिएक्शन हो जाता है, वो रिएक्शन होता क्या है, उसमें एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है लेटेंट पीरियड आता है। लेटेंट पीरियड क्या होता है कि ड्रग हमने ले ली है, अब ड्रग लेने के कितने दिनों बाद, मोस्ट प्रोबेबली हम बोलते हैं 10 to 15 डेज आफ्टर द इंटेक ऑफ ड्रग, हमें एक्सपोजर जब हो जाता है ड्रग का, उसके 15 डेज बाद हमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अब वो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी वाले हैं, जैसे कि लीजन्स डेवलप हो जाती हैं, ईओसिनोफीलिया हो जाता है, मतलब मास्ट सेल्स वाला काम, ठीक है, मास्ट सेल्स आ जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। ये जो हम लोग मास्ट सेल्स वगैरह करते हैं उसमें से निकलते हैं हिस्टामिन निकलता है, उससे क्या होता है वेजोडाइलेशन होती है। तो क्या होता है वेजोडाइलेशन होती है ओवरऑल, ठीक है। और जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले, उनकी क्या होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और बाकियों की वेजोडाइलेशन, बाकी वास्ट वेजोडाइलेशन होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड है वो नहीं जा पाता, ब्लड जो है वो हार्ट तक जा नहीं पाता, मतलब कम हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट में कोई भी डिजीज़, हार्ट फेलियर हो सकता है। और यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी हमें पता है वेजो कंस्ट्रक्शन होने के कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ड्रग रोल क्या प्ले करता है, ड्रग एक्ट, एक लाइन है, ड्रग एक्ट एज हैप्टेन, ठीक है। हैप्टेन हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर एंटीजन की तरह एक्ट करता है। मतलब कि ये जो हैप्टेन है ये एंटीजन नहीं है। क्यों? एंटीजन की हम डेफिनेशन जब हम करते हैं, हम ये इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये एंटीजन बने। एक तो है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी कम मॉलिक्यूलर वेट वाले को हम ड्रग नहीं बोलते, उसका साइज़ ज़्यादा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज़ रेंज होती है, मॉलिक्यूलर वेट एक पर्टिकुलर होता है, एंटीजन बनने के लायक है या नहीं। हैप्टेन नहीं होता। हैप्टेन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि ड्रग जब हमारे इंटरस्टिशियम मतलब जब हमारे ट्यूब्यूल से निकलती है तो वहाँ पे या तो वो कोई सिक्रीशन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, या तो ट्यूब्यूल का कोई कंपोनेंट है, ट्यूबुलर सेल का कोई कंपोनेंट है, उसके साथ ये ऐड हो जाती है। ये ऐड होकर क्या करता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और इसका साइज़ बढ़ जाता है, तब ये एक्ट करती है एज एन एंटीजन। कौन? ड्रग। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं इससे कि ये हैप्टेन की तरह रिएक्ट कर ली। उसके बाद 2 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एक है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और एक है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 में क्या था, एलर्जी वाली। एलर्जी में क्या होता था, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल बढ़ता था, है ना, जो भी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई बढ़ता है, मास्ट सेल्स वगैरह, बेसोफिल्स, वो सब जो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं वो होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी से, हाइपर सेंसिटिविटी। और जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें क्या
होता है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती थी, उसमें सिर्फ सेल्स होते थे। तो इसमें हम लोग बेसिकली टी सेल मीडिएटेड बोलते हैं कि टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इज टाइप 4। तो इन दो या तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई या टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन एक होता है। जनरली ग्लोमेरुलाई अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन एक जो होती है NSAIDs, मतलब जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ग्लोमेरुलस के जो पोडोसाइट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, पोडोसाइट्स की इफेसमेंट हो जाती है। इफेसमेंट हमने क्या कहा था, ये पोडोसाइट है मान लो, ठीक है, इफेसमेंट होकर वो ऐसा बन जाता है, तो पोडोसाइट की इफेसमेंट आती है इसके केस में। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ग्लोमेरुलस जो है वो अफेक्टेड होता है। ये फीवर होगा, ठीक है, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, फीवर होगा, रैश होगा, इओसिनोफीलिया होगा, मतलब इओसिन का जो लेवल है वो राइज होगा हमारे बॉडी के अंदर, हीमेचूरिया होगा, ल्यूकोसाइटोयूरिया, ल्यूकोसाइट्स आ जाएंगे यूरिन में। अगर हम विड्रॉ कर देते हैं वो वाली मेडिकेशन को, कि हमने विड्रॉ कर दिया कि हम नहीं ले रहे हैं, उसके बाद उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद उसकी रिकवरी पॉसिबल है। विड्रॉ करने के बाद रिकवरी इज़ पॉसिबल। This was all about drug-induced tubulointerstitial nephritis, and if you have any queries you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.